ओके, अब देखते हैं डे केयर सर्जरी के बारे में। पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेता है। आउट पेशेंट सर्जरी, इसका मतलब क्या होता है? पेशेंट को हमें एडमिट नहीं करना पड़ता, आउट पेशेंट सर्जरी। दूसरी है प्रोसीजर रूम सर्जरी, इसमें ओटी के जैसे स्टराइल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कोई भी प्रोसीजर रूम होता है वहाँ पे ये हम कर सकते हैं। एग्जांपल वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी फॉर फाइब्री एडिनोमा, ओके, प्रोसीजर रूम सर्जरी। तीसरी है डे और सेम डे सर्जरी, इसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर हम एडमिट कर देंगे और डिस्चार्ज भी कर लेंगे। फिर है ओवरनाइट स्टे, ओवरनाइट स्टे में 23 आवर एडमिशन एंड अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज होता है ओवरनाइट स्टे में। फिर शॉर्ट स्टे सर्जरी, पेशेंट इज एडमिटेड फॉर 72 आवर्स और 3 डेज। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डे केयर सर्जरी, इसमें अगेन सेम डे सर्जरी के दौरान सेम डे ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? तो मेडिकल क्राइटेरिया है, इसमें हमें फिजियोलॉजिकल एज देखनी होती है पेशेंट की कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज, पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस कैसी है। फिर ASA ग्रेडिंग देखनी होती है, ASA ग्रेडिंग 2 तक पेशेंट कैन बी टेकन फॉर डे केयर सर्जरी, या डे केयर सर्जरी कैन बी डन ऑन दैट पेशेंट, ASA ग्रेड 2 तक। फिर BMI देखना होगा, BMI लेस दैन 40 होना चाहिए फॉर सरफेस प्रोसीजर एंड लेस दैन 38 होना चाहिए फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये मेडिकल फैक्टर्स है। फिर सोशल फैक्टर्स, पेशेंट के साथ कोई रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होना चाहिए जो उसकी केयर कर सके, होम कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए एंड पेशेंट शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। फिर सर्जिकल फैक्टर्स, जो ऑपरेशन है सर्जरी इट शुड लास्ट अप टू 2 आवर्स, फिर 2 घंटे तक की होनी चाहिए। फिर सर्जरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज डे केयर सर्जरी एंड द पेशेंट शुड बी एबल टू ईट एंड ड्रिंक आफ्टर रीजनेबल टाइम। तो ये मेडिकल, सोशल एंड सर्जिकल फैक्टर्स है। ASA ग्रेडिंग मैंने अभी बताया था, ग्रेड 2 तक पेशेंट कैन बी एलिजिबल फॉर स्टैंड अलोन डे केयर यूनिट। स्टैंड अलोन डे केयर यूनिट मतलब सपोज कोई जगह पे सिर्फ ऐसे छोटा सा प्रोसीजर रूम है जहाँ पे डे केयर सर्जरी होती है, सिर्फ वहीं पे ही कर सकते हैं प्रोसीजर। लेकिन ग्रेड 3, ग्रेड A से ग्रेड 3 से लेके 6 तक जितने भी, 6 तो नहीं, आगे तक जितने भी पेशेंट हो गए उसमें हमें इंटीग्रेटेड डे केयर सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें एक अटैच्ड हॉस्पिटल होता है ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो ही कैन बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो 1 और 2 तक में स्टैंड अलोन डे केयर सर्जरी कर सकते हैं, 3 से आगे फिर इंटीग्रेटेड डे केयर सर्जरी। ASA ग्रेड के बारे में देखते हैं। तो ASA ग्रेड में ग्रेड 1 जो है वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता है। फिर ग्रेड 2 में पेशेंट है माइल्ड सिस्टमिक डिसीज, एग्जांपल पेशेंट करंट स्मोकर होगा या फिर कंट्रोल डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ग्रेड 3 में सीवियर सिस्टमिक डिसीज होगी लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, देन हिस्ट्री ऑफ एनी सिस्टमिक डिसीज, हार्ट डिसीज, MI हो गया, CVA, CAD फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ग्रेड 4 में यही हिस्ट्री होगी लेस देन 3 मंथ, एक्यूट हिस्ट्री होगी और इसमें क्रॉनिक हिस्ट्री होगी। और ग्रेड 5 में मॉरिबेंड पेशेंट होगा, मतलब मरने वाला होगा, इसमें बहुत सीरियस इंजरी होगी लाइक रप्चर्ड एब्डोमेन, थोरेसिक एन्यूरिज्म, मैसिव ट्रॉमा, ये सब ग्रेड 5 में आता है। और ग्रेड 6 इज ब्रेन डेड डिक्लेयर्ड पेशेंट। तो ये ASA ग्रेडिंग। क्लास 1 एंड क्लास 2 मैंने बता दिया, एलिजिबल इन स्टैंड अलोन डे केयर यूनिट। क्लास 3 इंटीग्रेटेड डे केयर सर्जरी। फिर दूसरे क्राइटेरिया है BP शुड बी लेस देन 180/100 mm Hg, HbA1c शुड बी लेस देन 8.5। फिर BMI बता दिया पहले, लेस देन 38 फॉर सरफेस प्रोसीजर, लेस देन 38 फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेस देन 40 फॉर डे केयर प्रोसीजर्स। फिर वेल कंट्रोल एपिलेप्सी होना चाहिए, एपिलेप्सी हो तो उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेल कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंट शुड बी ऑन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन। तो ये सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर डे केयर सर्जरी। मेडिकल क्राइटेरिया बता दिए, फिर सोशल क्राइटेरिया, देन सर्जिकल क्राइटेरिया, और उसके बाद ये कुछ बाकी अदर क्राइटेरियाज। फिर उसके बाद स्केड्यूलिंग। तो हॉस्पिटल में स्केड्यूलिंग में हम सबसे पहले डे केयर सर्जरी को प्रीफर करेंगे। फिर एनाल्जेसिया एंड एनेस्थेशिया। तो एनेस्थेशिया हम कौन सा यूज़ करेंगे? टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेशिया, जिसमें हम एनेस्थेशिया देंगे थ्रू प्रोपोफॉल। कौन सा एजेंट यूज़ करेंगे? प्रोपोफॉल। तो इंट्रावेनसली देंगे हम टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेशिया, जिसमें हम प्रोपोफॉल देंगे। प्रोपोफॉल इसलिए क्योंकि इट रिड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। फिर एनेस्थेशिया हो गया, ये याद रखना है, टीवा, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेशिया, प्रोपोफॉल, बस। फिर एनाल्जेसिया के लिए हम लोकली एनाल्जेसिक मेडिकेशन देंगे, बुपिविकेन, आफ्टर द सर्जरी के लोकली इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट सर्जरी विद द बुपिविकेन। तो एनेस्थेशिया हो गया एंड एनाल्जेसिया हो गया। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है इरास प्रोटोकॉल, विच इज़ एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, वो बाद में देखते हैं अभी।
तो पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा, उसके बाद ये एनेस्थीसिया और फिर ये एनाल्जेसिया। अब पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? तो पहला तो हेमरेज हो सकता है, प्राइमरी हेमरेज ड्यूरिंग सर्जरी, रिएक्शनरी हेमरेज 4 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉजेज डिसलॉजमेंट ऑफ क्लॉट और स्लीपेज ऑफ द नॉट। जो ग्रेनिज नॉट होती है वो इट हैज़ हाई चांस ऑफ स्लीपेज, तो ये रिएक्शनरी हेमरेज। फिर सेकेंडरी हेमरेज विच ऑकर्स फ्यू डेज आफ्टर द सर्जरी ड्यू टू इन्फेक्शन। तो हेमरेज हो गया पहला, प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसलिए हम एनाल्जेसिया में वी अवॉइड यूजिंग मॉर्फिन, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। तो हम एक तो एनेस्थीसिया में भी प्रोपोफॉल यूज़ करेंगे इंट्राविनसली, प्लस हम एंटीमेटिक ड्रग्स भी देंगे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली। और पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोकली बुपीवीकेन देंगे आफ्टर द सर्जरी, प्लस हम बाद में एडिक्वेट ओरल एनाल्जेसिक भी देंगे पेशेंट को। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, हेमरेज, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, वोमिटिंग एंड पेन, और सबकी मैनेजमेंट। फिर एक स्कोर है एफएल स्कोर। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। तो अगर फीमेल हो, फीमेल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस, अगर पेशेंट नॉन स्मोकर हो, देन पोस्ट ऑपरेटिव ओपियोड यूज़ लाइक मॉर्फिन। तो ये सारे केसेस में पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग इंक्रीज हो जाती है, उसकी रिस्क इंक्रीज हो जाती है। पेन के लिए बता दिया, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वही। अब डे केयर प्रोसीजर होती कौन कौन सी है? तो एब्डोमिनल प्रोसीजर लाइक एनल की कोई एनल सर्जरी हो गई, लाइक लीजन, एक्सीजन, हेमरोइड्स की सर्जरी, हर्निया, लैप कोली, लैप फंडोप्लाइकेशन, पिलोनिडियल साइनस सर्जरी, ये डे केयर प्रोसीजर है एब्डोमिनल में। फिर ऐसे ही ब्रेस्ट सर्जरीज हो गई, फिर जेनाटा यूरिनरी सर्जरीज, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, प्रोस्टेट सर्जरी, सर्कमसिजन, ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, वास्कुलर सर्जरीज, ये लाइक वेरिकोस वेन, ये सब डे केयर सर्जरी में आती है। फिर डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होगा ऑफ द डे केयर सर्जरी पेशेंट? तो इसमें जो मेन है वो बताता हूँ। पहले तो वाइटल साइंस स्टेबल रहनी चाहिए। ओके, वाइटल शुड बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट 1 आवर। उसके बाद पेशेंट शुड बी ओरिएंटेड टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फिर एडिक्वेट पेन कंट्रोल होना चाहिए बाय ओरल एनाल्जेसिक। आईवी एनाल्जेसिक ने ओरल एनाल्जेसिक से भी एडिक्वेट पेन कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग वो मिनिमल होना चाहिए या कम होना चाहिए। पेशेंट हैज़ टेकन ओरल फ्लूइड्स, पेशेंट शुड हैव स्टार्टेड ओरल फ्लूइड्स। फिर जो ब्लीडिंग एंड यूरिनरी ड्रेनेज वो मिनिमल होना चाहिए। पेशेंट शुड हैव पास्ड यूरिन। ये सारे डिस्चार्ज क्राइटेरिया है। मेन जो है वो वाइटल्स है, ओरिएंटेशन है, देन पेन कंट्रोल बाय ओरल एनाल्जेसिक्स, और फिर ये मिनिमल नोजिया, वॉमिटिंग एंड ओरल फ्लूइड शुड हैव बीन टेकन एंड यूरिन पास। ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया है। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था इरास प्रोटोकॉल के बारे में, एनहेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो उसमें हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो डे केयर सर्जरी का आउटकम हो वो अच्छा हो। तो प्री ऑपरेटिव मेजर्स है, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स है। प्री ऑपरेटिव मेजर्स देखते हैं पहले। तो उसमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी ताकि पेशेंट को अच्छे से पता चले कि कौन सी सर्जरी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या आउटकम होगा वो। फिर वी शुड अवॉइड मैकेनिकल बॉवल प्रिपरेशन विथ इनिमा एंड पेगलेट, इट कॉजेज मैकेनिकल एबनॉर्मलिटी एंड डिहाइड्रेशन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर सॉलिड डाइट होता है शुड बी स्टॉप्ड 6 आवर्स प्रायर टू द सर्जरी। तो सर्जरी के 6 घंटे पहले सॉलिड डाइट बंद कर देना पड़ता है। दूसरा, फिर सर्जरी के 2 घंटे पहले लिक्विड डाइट भी बंद कर देना पड़ता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एनाल्जेसिक मेडिकेशन सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हो सकता। तो ये प्री ऑपरेटिव मेजर्स ये मेन है, ये 2। इंटर ऑपरेटिव में हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर सिलेक्ट करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया या फिर लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थीसिया देंगे, बुपीवीकेन। फिर कीप द पेशेंट वार्म, आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे हम। देन प्रोफाइलेक्टिक एंटीमेटिक मेडिकेशंस देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में अगेन पेन मैनेजमेंट करेंगे बाय ओरल एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड्स हम तभी देंगे अगर पेन बहुत एक्सट्रीम सीवियर केसेस में हो। तो रेगुलर डाइट स्टार्ट करेंगे आफ्टर 24 आवर्स। देन आफ्टर 24 आवर्स विदिन 24 आवर आईवी लाइन भी डिसकंटिन्यू कर देंगे। पेशेंट को चलने के लिए कह देंगे हम विदिन 24 आवर्स। वी शुड अवॉइड एनी ड्रेन एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी शुड अवॉइड एनी ड्रेन्स एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन डे केयर प्रोसीजर्स। तो यही था पूरा डे केयर प्रोसीजर के बारे में। सिंपली एक ही दिन में अगर पेशेंट को ऑपरेट करना है, एडमिट करना है, एक ही दिन में एडमिट करके डिस्चार्ज करना है, वो होती है डे केयर प्रोसीजर। उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा, फिर कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, इरास प्रोटोकॉल के बारे में देखा, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी, फिर एनाल्जेसिया कौन सा यूज़ करेंगे, एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ करेंगे वो देखा हमने। ये था पूरा डे